हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। देखिएगा, ये हमारी करंट अफेयर की याद रखना पांचवा क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आपको ठीक है, मैं जितना करा रहा हूँ उतना ही करें, उससे ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो यहाँ पर जो है याद रखिएगा, मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होगा देश, ऐसा किसने कहा है? तो अमित शाह जी ने कहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब तक? तो मार्च 2026 तक। ठीक है, देश जो है क्या तो वामपंथी ठीक है उग्रवाद से क्या हो तो मुक्त होगा। ये किनके द्वारा कहा गया है? तो हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया कहा गया है। ठीक है, तो आपको इतना चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही आपको याद रखना है 24 अगस्त को। ठीक है, साथ ही आपको एक डेट याद रखना है 24 अगस्त का। ठीक, इस दौरान क्या करते हैं, गृह मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ आए हुए होते हैं। और ठीक है, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से सटे हुए जो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, तो उनके जो मुख्य सचिव हैं, जो डीजीपी होते हैं, पुलिस महानिदेशक, ठीक है, इनकी क्या करते हैं, ये मीटिंग करते हैं और इसी दौरान ये कहते हैं कि मार्च 2036 तक वामपंथी उग्रवाद जो है क्या तो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आपको याद रखना है, इसी में इम्पोर्टेंट है कि देश के लगभग 38 जिले जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। देश के कितने तो 38 जिले जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ से देखिएगा, एक बीजापुर है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है ना, धमतरी जिला, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई, है ना, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली जिले ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। ये सभी नाम आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें ज्यादातर आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, ज्यादातर आपको नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बीजापुर देखने को मिलता है, बस्तर, दंतेवाड़ा, है ना, ये नारायणपुर वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। इसके बाद ये सुकमा। ठीक है, बाकी है ना, बाकी जितनी जगह दी हुई हैं जैसे कि यहाँ पे धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई, कबीरधाम, मुंगेली, ये उतना प्रभावित नहीं है। ठीक है, ये उतना ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना है बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली, ये जो है क्या है तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। साथ ही उड़ीसा में जो 7, ठीक है, उड़ीसा में आपको कितना याद रखना है? 7 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। झारखंड के कितने तो 5 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में कितने तो याद रखना है 3 नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल, और ठीक है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में 2-2 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1-1 जिले जो है नक्सल प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये पूरा डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूरा डाटा आपको याद रखना है कि उड़ीसा में 7 याद रखना है, झारखंड में 5, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में 2, है ना, 2-2 है। और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 1-1 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो भारत में कुल कितने तो याद रखिए 38 जिले। ठीक है, तो इसी दौरान क्या होते हैं, हमारे गृह मंत्री जो 3 दिवसीय यात्रा पे आए होते हैं छत्तीसगढ़, ये वल्लभाचार्य आश्रम में, ठीक है, कहाँ तो याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के आश्रम में क्या करते हैं तो पूजा करते हैं, है ना। वल्लभाचार्य आश्रम में ये पूजा करने क्या होते हैं, जाते हैं। तो देखिएगा, अब साथ में याद रखना है कि वल्लभाचार्य का आश्रम कहाँ है, तो याद रखिएगा चंपारण्य में। कहाँ तो आपको याद रखना है, चंपारण्य में। ठीक है, चंपारण्य कहें या चंपारण्य में। ठीक है, और चंपारण या आपको याद रखना है, ये क्या है तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, किसके तो वल्लभ संप्रदाय के। ठीक है, चंपारण के बारे में क्या याद रखना है, तो याद रखना है वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, और इसके नाम क्या याद रखना है, संत वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। ठीक है, जो चंपारण्य में जो वल्लभ संप्रदाय है ना, तो देखिए सीधा इसका मतलब ये है, ठीक है, कि जो चंपारण्य स्थान आपको देखने को मिलता है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो क्या है तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, वो किससे तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक जिनका नाम है वल्लभाचार्य, उनकी क्या है तो वो जन्मस्थली है। याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और उनके ही सम्मान में यहाँ क्या तो मंदिर बनाया गया था। साथ ही चंपारण्य में आपको याद रखना है चमकेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। ठीक है, साथ ही आपको क्या याद रखना है, चंपारण में आपको क्या याद रखना है, चमकेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ क्या है तो प्रसिद्ध है ना। चंपारण्य में चमकेश्वर महादेव मंदिर भी क्या है तो यहाँ पे प्रसिद्ध है। और चंपारण्य के बारे में याद रखना है वैष्णव तीर्थ स्थल है। क्या याद रखना है आपको, ये वैष्णव तीर्थ स्थल भी है ना, वैष्णव तीर्थ स्थल भी ये है। ठीक है, और साथ ही यहाँ का जो मंदिर है ना, जो मंदिर का परिसर है उसको क्या तो सुदामापुरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो मंदिर परिषद है उसको क्या तो सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और सावन के महीने में यहाँ पे क्या होता है, जो गुजराती तीर्थ यात्री और यहाँ पे पहुंचते हैं। वल्लभाचार्य के बारे में क्या याद रखना है इनका, तो वल्लभाचार्य जी का जन्म जो है ना, वल्लभाचार्य का जन्म कब होता है, 1479 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है। कहाँ तो चंपारण छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये शुद्ध द्वैत वेदांत दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। और ये क्या तो शुद्ध द्वैत वेदांत दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। भगवान कृष्ण के प्रबल अनुयायी थे, है ना, भगवान कृष्ण के क्या तो प्रबल अनुयायी थे। ठीक है, इतनी चीजें हैं, याद रखना है ना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसके बाद आपको ये चीज याद रखना है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 लाख साक्षरता केंद्रों का शुभारंभ किया। ठीक है, तो 1 लाख साक्षरता केंद्र को शुभारंभ किया गया किनके द्वारा, तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। और कब, तो विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर 8 सितंबर को, है ना, विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर 8 सितंबर को। ठीक है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सरकारी फाइलें होती हैं, या ऐसा कहा जाए आप जब सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो कुछ फाइलों का काम जो है, ठीक है, फाइलों का काम जो है क्या होता था, ये वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से किया जाता था। अभी भी उसी तरीके से किया जाएगा, लेकिन इसकी सुविधाएं आपको क्या तो अब ऑनलाइन मिलनी चालू हो गई हैं। तो इसी कारण इसको क्या कहा जाएगा, ई ऑफिस के नाम से जाना जाएगा। इसी कारण इसको क्या तो ई ऑफिस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस लाइन को आपको पढ़ना है। सीएम साय ने 21 अगस्त 2024 को महानदी भवन के मंत्रालय में 3 पोर्टल ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ करते हुए सुशासन के लिए एक बेहतर पहल करो कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे क्या है कि ई ऑफिस का शुभारंभ किया गया, इसके साथ ही 3 पोर्टल का और शुभारंभ किया गया है। कब किया गया, तो याद रखिएगा 21 अगस्त 2024 को, 21 अगस्त 2024 को। और कहाँ से, तो महानदी भवन जहाँ क्या है मंत्रालय है वहां से ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका स्वागतम पोर्टल, जिसके बारे में यहाँ से आपको दिया गया है। तो मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बताया कि मुख्यमंत्री द्विवेदी जी के द्वारा इनका क्या तो ठीक है शुभारंभ किया गया है। ठीक, उसके बाद इसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, और सांस में आपको क्या चीज याद रखना है, देखिए आपको याद रखना है कि जो महतारी वंदना योजना का जो पैसा है, ठीक है, ये पैसा दिया जाएगा वो कौन सी तिथि को घोषणा किया गया, तो याद रखिएगा तीज के दिन। ठीक है, तीज त्योहार के दिन क्या तो ये घोषणा किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हरितालिका तीज को छत्तीसगढ़ में तीजा के नाम से जाना जाता है। ये विशेष महिलाओं का विशेष त्योहार है। ठीक है, महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है हमारे छत्तीसगढ़ में। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को ये क्या तो मनाया जाता है। और इसमें क्या जाता है, तीजा में याद रखिएगा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है ना। तीजा का त्योहार जो है भगवान शिव और माता पार्वती को क्या है तो समर्पित है। और इस दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं, ठीक है, जो वो अपने पति की लंबी आयु और घर की सुख सुविधाओं के लिए 24 घंटे का क्या तो निर्जला व्रत रखती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, और तीजा का व्रत रखने वाली जो महिलाएं हैं उनको छत्तीसगढ़ की बोली में तिजहारिन के नाम से जाना जाता है। क्या तो तिजहारिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पोला पर्व के पहले ही सुहागिन महिलाएं अपने क्या करती हैं, ससुराल में अपने मायके आ जाती है ना, ससुराल से अपने मायके आ जाती हैं। करू भात छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ठीक है, तीज के एक दिन पहले करू भात की रस्म क्या है निभाई जाती है, जिसमें करेला की सब्जी और पके चावल खाने की परंपरा है।
ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे याद रखना है फुलेरा सजावट, है ना? तो हरिताली का तीज यानी तीजा के दिन बालू और मिट्टी, क्या तो बालू और मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग माँ पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना, बस इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ किसानों के लिए त्योहार नहीं गर्व का महोत्सव ऐसा कहा किस लिए? तो याद रखिएगा, ये जो है पोला महोत्सव के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? तो पोला महोत्सव के बारे में। ठीक है, तो पोला महोत्सव के बारे में आपको क्या याद रखना है? चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस दिन क्या तो बैल दौड़ आयोजित किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक, बैल दौड़ आयोजित किया जाता है, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पर याद रखना, दुर्ग जिले के ग्राम मड़ियापार में आयोजित पोला महोत्सव इस वर्ष छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति और परंपरागत खेलों का अद्भुत संगम बना। ठीक है, और इसका हरी झंडी किनके द्वारा दिखाया गया? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा। कहाँ? तो दुर्ग जिले के ग्राम माड़ियापार में। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। और इसके बाद इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पोला महोत्सव के दिन ठीक है, पोला महोत्सव के लिए हर साल 5 लाख रुपए का ऐलान किया गया। ठीक है, पोला महोत्सव के लिए हर साल कितना? तो 5 लाख रुपए का ऐलान किया गया। बस इतनी चीज याद रखनी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। ये यहाँ पे बस इतनी चीजें और देख लेना। मुख्यमंत्री ने पोला महोत्सव स्थल पर डोम निर्माण, मारियापार में सामुदायिक भवन निर्माण और पोला महोत्सव के आयोजन के हर वर्ष 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखना। ठीक है, कि हर साल कितना? तो 5 लाख रुपए की राशि आपको याद रखना है। ठीक है, और इस साल में दुर्ग शहर याद रखना, माड़ियापार यहाँ पे पोला महोत्सव आयोजित किया गया और हरी झंडी किनके द्वारा दिखाया गया? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा। ठीक है, और साथ में अब ये याद रखना है कि ये क्या है? पोषण व्यवहार। ठीक है, ये क्या आपको देखने को मिलता है? पोषण व्यवहार, इसके तहत ये पोषण रथ है। ठीक है, ये क्या है? तो पोषण रथ है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है? ठीक है, कि पोषण रथ को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री शाह जी ने कहा कि स्वास्थ्य और सुपोषित छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ कुपोषण से ग्रसित जो लोग हैं, है ना, बच्चे हैं या माताएं जो बहनें हैं, और साथ ही एनीमिया जैसी बीमारी, ठीक है, जो क्या है प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या है तो इसको चलाया जाएगा। ठीक है, पोषण रथ को चलाया जाएगा और इसके माध्यम से पोषण से संबंधित, ठीक है, जो पोषण से संबंधित जो सेवाएं हैं वो क्या करी की जाएंगी? प्रदान की जाएंगी। ठीक है, और साथ में ये डाटा आपको याद रखना, राज्य के 52,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं और 0 से 6 साल के बच्चों और किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाएं क्या है तो प्रदान की जा रही हैं। बस इतनी ही चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है, छत्तीसगढ़ के लिथियम से आएगी देश में समृद्धि। बिल्कुल आपको देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में देश में पहली लिथियम खदान खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक है, लिथियम कैसा धातु है तो जिसका उपयोग आप क्या करते हैं? गाड़ी की बैटरीज में, मोबाइल की बैटरीज में करते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इसका क्या तो प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा लिथियम का भंडार आपको कहाँ देखने को मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर में इसके भंडार मिले हैं। ठीक है, लिथियम के बारे में क्या याद रखना है कि ये सफेद तथा बेहद नर्म धातु है ना? लिथियम कैसा? सफेद तथा बेहद नर्म धातु है और लिथियम का परमाणु संख्या कितनी है? तो 3 है। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में, मोबाइल फोन में, लैपटॉप आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बस लिथियम के बारे में ही बात है, तो बस इतनी चीजें याद रखना है। विशेषकर ये याद रखना कि कहाँ पे मिलेगा, तो इसमें देखते हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक में, है ना, भूचापुरा गांव के आसपास 250 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है लिथियम का भंडार देखने को मिला है। कहाँ? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक में, गांव का नाम क्या है? घुचापुर। इसी के आसपास के 250 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको लिथियम का भंडार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डाटा आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ जो है ना, खनिज संसाधन के मामले में क्या है तो समृद्ध है। और यहाँ आपको 28 प्रकार के खनिज जो है क्या होते हैं? पाए जाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और राज्य में जो खनिज का योगदान है वो 16% है। हमारे राज्य जो है पूरे भारत में खनिज योगदान का 16% क्या करता है? भागीदार है। ठीक है, ये 16% में क्या करता है? ये योगदान प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए छत्तीसगढ़ में 28 प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें छत्तीसगढ़ सामरिक महत्व के टीन खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है ना। टीन का उत्पादन केवल और केवल हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है ना। राष्ट्रीय खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में दूसरा स्थान है। ठीक,
और याद रखिएगा लोहा अयस्क में 21-60%, ठीक है। लोहा अयस्क में कितना 21-60%, कोयला में 17-93%, कोयला में कितना 17-93%, लाइम स्टोन में 5-31%, ठीक है। लाइम स्टोन में कितना तो 5-31%। साथ ही राज्य में बक्साइड भी मिलता है, फ्लोराइट, फायर क्ले, कोरंडम, गार्नाइट, ग्रेनाइट, मार्बल, सोना, हीरा, ये तमाम तरह के खनिज भंडार छत्तीसगढ़ की धरती में पाए जाते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम के उत्पादन में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का क्या है, अग्रणी स्थान है। इतनी चीजें याद रखना है, ठीक है। अब चूना पत्थर के बारे में क्या याद रखना है कि चूना पत्थर और लाइमस्टोन ये कहाँ मिलता है, कडप्पा की चट्टान में मिलता है, ठीक है। कडप्पा चट्टान में यह क्या करता है, मिलता है, ठीक है। और चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से राज्य के छत्तीसगढ़ का सातवां स्थान है ना। चूना पत्थर के उत्पादन से पूरे भारत में हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा तो सातवां स्थान है, ठीक है। और कुल कितना प्रतिशत चूना पत्थर हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है तो 5-31%, ठीक है। कितना तो 5-31%। और सर्वाधिक उत्पादन आपको बलौदाबाजार जिले में देखने को मिलता है ना। तो जबकि इसका उत्पादन सर्वाधिक बलौदाबाजार जिले में होता है, इसी कारण वहाँ सीमेंट फैक्ट्रियों का क्या है तो हब है ना। सीमेंट उद्योग का वहाँ पे क्या है तो हब है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद कुछ और डाटा जो है इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये बलौदाबाजार के करही झीपन, हिरमी, सोनाडी, भरवाडी, कुकराही और रवान, यहाँ पर क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। उसी प्रकार रायपुर जिले के मांढर, तिल्दा, सिल्यारी, यहाँ भी आपको चूना पत्थर देखने को मिलता है। जांजगीर चांपा के अकलतरा, मेवा भाटा, पामगढ़, असरमेटा, यहाँ भी चूना पत्थर आपको देखने को मिलता है। दुर्ग जिले में याद रखना है जामुल, अझोली, नंदनी कुंदी, राजनांदगांव के मचांग पार, भाटा गांव और चार भाटा और यहाँ देखने को मिलता है। कवर्धा जिले में आपको रचितपुर, नवापारा, डोंगरिया और ससापुर में चूना पत्थर देखने को मिलता है, ठीक है। डोलोमाइट ये कडप्पा साल समूह से मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चूना पत्थर में यदि मैग्नीशियम की मात्रा 45% से अधिक होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोलोमाइट कहते हैं, है ना। चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा अगर 45% से अधिक होती है तो इसको क्या कहते हैं, डोलोमाइट कहते हैं, ठीक। हमारे छत्तीसगढ़ में से कुल कितना संचित भंडार है तो 917.70 मिलियन टन, किसका तो चूना पत्थर का। और देश के कुल भंडार का कितना तो 11.44% है, ठीक है। और डोलोमाइट उत्पादन में राज्य जो है प्रथम स्थान पे है, ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़, ठीक। उत्पादन में, जबकि भंडारण में कितना है तो चौथे स्थान पर है, ठीक है। डोलोमाइट याद रखिएगा बिलासपुर जिले के हिर्री, बेलपान, लाल खदान में मिलता है। जांजगीर चांपा के अकलतरा, डभरा, बाराद्वार, मदनपुर में, शक्ति जिले में मिलता है ना। और उसके बाद रायगढ़ के कटंगपाली में, बेमेपरा के कोदवा मोहन भट्टा में, और बस्तर के त्रिचा, माचकोट, कुम्हली, जीरा गांव में, और बलौदाबाजार के भाटापारा में। ये सारी चीजें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्रक, ठीक है। अभ्रक के बारे में, अभ्रक या माइका आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों से मिलता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जगदलपुर सुकमा मार्ग पर दरभा घाटी है ना, सड़क के किनारे अभ्रक का क्या आपको निक्षेप देखने को मिलता है। सुकमा में गोलापल्ली पहाड़ी, झीरम, बोरनार, जुगानी और मुरना नदी के किनारे आपको क्या देखने को मिलता है, अभ्रक देखने को मिलता है। जसपुर तहसील के रंगोला, जगमारा, डूमरघाट, क्योंधान, पानी, बोरतली, तेराताली, झारगांव, बुनिजा टोला, कोरबा के रतनखंडी और सूरजपुर के पेंट्री, कलिकापुर में अभ्रक के निक्षेप आपको देखने को मिलते हैं। अभ्रक का प्रयोग याद रखिएगा विद्युत सामग्री में इंसुलेटर के तौर पे किया जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला, ठीक है। कोयला के बारे में क्या याद रखना है कि ये गोंडवाना युग की चट्टानों से मिलता है, ठीक है। कोयला के बारे में क्या याद रखना है कि ये गोंडवाना युग के चट्टानों से मिलता है। ताप विद्युत परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। हमारे राज्य में बिटुमिनस कोयला मिलता है ना, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोयला मिलता है वो अलग 4-4 प्रकार का होता है, जिसमें एक बिटुमिनस प्रकार का है। कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, 57,206 मिलियन टन, याद रखिएगा। हमारे किसमें तो छत्तीसगढ़ में, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में इतना आपको देखने को मिलता है, ठीक। उसके बाद अब भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान देश में तीसरा है। कोयले का भंडारण में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है तीसरा है। और कोरबा जिले में कोयला मुकुल घाट, कुसमुंडा, गेवरा, दिपका, मानिकपुर यहाँ मिलता है। रायगढ़ जिले के मांड, रायगढ़, गारेपलमा, कुडुमकेला, धरमजयगढ़, तिलाईपाली, जामपाली, चिमटापाली यहाँ मिलता है। कोरिया जिले के सोनहट, चिरमिरी, कोरासिया, झगराखंड यहाँ आपको कोयला देखने को मिलता है। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर, बलरामपुर जिले के रामकोला, तातापानी और सरगुजा जिले के रखनपुर, ये सभी कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। लोहस्क, लोहस्क के बारे में आपको क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लोहस्क पाया जाता है। और लोहस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है कर्नाटक के बाद दूसरा है ना।
कर्नाटक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे छत्तीसगढ़ है। ठीक, और हमारे देश का कुल 21-60% कोयला का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से किया जाता है। ठीक, और दंतेवाड़ा जीरो के किरंदुल, बचेली में लोहा इसका की खदानें, यहाँ सभी आपको पता है। बालोद के दली राजहरा, डोंडी लोहारा, कांकेर के राव घाट, हरी डोंगरी, चरामा, मो महोबा बोदली, भानु प्रतापपुर, यहाँ आपको लोहा इसका देखने को मिलता है। नारायणपुर के छोटे डोंगर, आमदयाई, कवर्धा में एकलामा, चिलिकलामा, राजनांदगांव में बोरिया टिब्बू, नचनिया, और गरियाबंद में मछुआ बहाल, और महासमुंद के सरगुड़ भाठा में लोहा इसका खदानें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए हीरे के बारे में याद रखना है, हीरा जो है किम्बरले चट्टान से मिलता है। हीरे का अनुमानित भंडार 13 लाख कैरेट हमारे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में हीरा जो है गरियाबंद जिले के मैनपुर, पायलीखंड, बेहराडी, कोदोमाली, जांगड़ा, कुसुमपुरा, देवभोग में पाया जाता है। और बस्तर में आपको देखने को मिलता है, तोकापाल क्षेत्र में हीरे की मौजूदगी का पता चला है ना। ठीक, मैग्नीज के बारे में याद रखना है, धारवाड़ चट्टानों की प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलता है। गरियाबंद के छुरा, पारसपोली के अलावा ये बस्तर के कुछ क्षेत्रों में मैग्नीज के नीचे पाए जाते हैं। मैग्नीज का उपयोग जो है बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी में, चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग में, वस्त्र और कांच रंगने के उद्योग में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला याद रखना है टीन। टीन जो है सामरिक महत्व का धातु है, और ये 29-80 मिलियन टन छत्तीसगढ़ में भंडार देखने को मिलता है। एकमात्र उत्पादक हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। टीन जो है कैसेरेट एस्क से मिलता है। दंतेवाड़ा का कटे कल्याण, बचेली, सुकमा का चिंतलपाल और कोंटा का कैसेराइट, ये एस्क पाया जाता है यहाँ किसका, तो टीन का। कोरंडम जो है हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर खनिज है, और इस कोरंडम में याद रखिएगा 52.9% क्या है, एल्यूमिनियम धातु पाया जाता है, ये याद रखना है। और राज्य में कोरंडम का अनुमानित भंडार कितना है, तो 48 टन है, ये भी याद रखना है। और बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक के पेगड़ापल्ली, कुचनूर तथा सुकमा जिले के सोना कुकुनारा और नागरा में कोरंडम का क्या है, तो भंडार पाया जाता है। ठीक, बक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का एस्क है। ये ढक्कन ट्रेप और बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। बेसाल्ट याद रखना है, 173.80 मिलियन टन बक्साइट का भंडार आपको देखने को मिलता है। सरगुजा के मैनपाट, बरीमा, डांडकेसरा, सरभजा, जमीरपाट, जसपुर जिले के पेंड्रापाट, दातून पानी, कमतपाट, केरापाट, और बलरामपुर के समीरपाट, कोरबा के फुटका पहाड़, पौनखेड़ा पहाड़, कवर्धा जिले के बोदाई और दलदली, बस्तर जिले के तारापुर, वासना बक्साइट का भंडार आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये देखिए याद रखना है, ये जो है आपका पेरिस ओलंपिक से संबंधित है ना। तो अवनी लखरा ने जो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस का जो पैरालंपिक खेल है, यहाँ 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली क्या है, भारतीय खिलाड़ी बनी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पैरालंपिक खेलों में 29 पदक जीतकर कितना, तो कुल पदक की संख्या कितना, 29 पदक जीतकर, है ना, हमारे भारत के द्वारा क्या है, तो इतिहास रचा गया। 170 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, जिनमें से 18वें स्थान पे हमारा कौन सा है, तो भारत देश रहा है। ठीक है, तो भारत खिलाड़ियों ने इस पैरालंपिक खेल में कुल कितना, तो 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये इस साल का डाटा है। और 2020 में याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक के पीछे छोड़ दिया गया है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। ठीक है, देखिए ये पैरालंपिक खेल है ना, इसके बारे में जो डिटेल है ये दिया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है सुहास लालिना केरे यथिराज। भारतीय पैरा सेटलर सुहास यथिराज ने पेरिस 2024 के पैरालंपिक में, है ना, पुरुष एकल में एसएल फोर्स श्रेणी में रजत पदक जीतकर पैरालंपिक में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। बस इतनी चीजें याद रखें। ठीक है, तो पैरालंपिक दिव्यांग एथलीटों की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है ना, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि दिव्यांग एथलीटों को ओलंपिक खेलों की पहली बार आयोजन ही 1960 में हुआ था। कहाँ, तो रोम में। ठीक है, कहाँ याद रखना है, तो रोम में। ठीक है, और इस बार जो पैरालंपिक हुआ या 2024 में से याद रखना, 4400 एथलीट 22 विभिन्न खेलों में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा पहले नंबर पे कौन रहा, तो ये रहा था चीन, है ना, 94 स्वर्ण पदक के साथ, ये भी याद रखना है। और उसके बाद दूसरे स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन 49 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पे रहा। ठीक है, तो पहले नंबर पे याद रखना, चीन 94 स्वर्ण पदक के साथ पहले नंबर पे था। ये पूरा डाटा इसको आपको याद रखना है ना, ये पढ़ लेना है, यहाँ से बिल्कुल आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है,
ठीक है। और पैरालंपिक में भारत के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले तो 1968 में जो है तेल अवीव जो इजराइल में हुआ था, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, पदार्पण किया था। और पैरालंपिक में भारत का पहला पदक 1972 में पहला पदक भारत का आया था। उनका नाम था मोलिकांत पेटकर ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता, याद रखना है, ठीक है। और देखिए पेरिस 2024 में भारत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा और पदकों की संख्या अब तक 160 हो गई है, ठीक है। कितना तो 60 हो गई है, ठीक। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही।